नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और धमाकेदार लेक्चर में। दोस्तों इस लेक्चर में अपन लोग कंप्लीट करने वाले हैं कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। ये दोस्तों आपकी विषय विज्ञान का पार्ट नंबर 10 है, जो कक्षा 9 का चैप्टर होता है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों इस चैनल को ग्रो करवाने में आप लोगों की बहुत ज्यादा यहाँ पे मदद होने वाली है। तो दोस्तों ये चैनल आप लोगों का भी है, तो इस चैनल को ग्रो जल्दी से जल्दी करवाइए, क्योंकि इस चैनल को जितना आप ग्रो करवाएंगे उतने ही आपकी पढ़ाई में एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। दोस्तों अपने चैनल को ग्रो जरूर करवाएं, क्योंकि ये चैनल मेरा ही नहीं आप लोगों का भी है। तो इस चैनल पे आप लोगों को ग्रो जरूर करवाना है, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं वर्क एंड एनर्जी, जिसको बोलते हैं कार्य तथा ऊर्जा। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं अपन लोग कि वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कार्य क्या होता है। कार्य कुछ भी, जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो कार्य हुआ। नहीं दोस्तों, ये आप लोगों की लैंग्वेज में होता है, बट साइंस के लैंग्वेज में कार्य क्या होता है चलिए समझ लेते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है दोस्तों? फोर्स। जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाया जाता है यानी कि बल लगाया जाता है, तो बल की दिशा में, मतलब दोस्तों अगर कोई बॉक्स पर आप इस साइड से बल लगा रहे हैं तो वो बल की दिशा में ही विस्थापित करता है। तो किया गया कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? किया गया कार्य कहलाता है। मतलब आपने इस बॉक्स को यहां से क्या किया दोस्तों? धक्का दिया, तो वो क्या है? बल की दिशा में ही विस्थापित करे, तो क्या कहलाता है दोस्तों? उसी को आप लोग क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। जो वर्क का सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है? वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है दोस्तों? बल। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों? विस्थापन। क्या है? विस्थापन। मतलब दोस्तों बल इंटू विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो वर्क का पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ डॉट एस कॉस थीटा। ये पूरा फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों वर्ग का। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्ग का पूरा फॉर्मूला क्या होता है। चलिए पढ़ लेते हैं आगे की तरफ। जहां जो थीटा है दोस्तों क्या है? बल तथा विस्थापन के बीच का कोण। मैंने कहा था आप लोगों से कि बल, मतलब दोस्तों अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है किसी बॉक्स पे, और अगर वो वस्तु इस डायरेक्शन में विस्थापित हुई दोस्तों, इस डायरेक्शन में विस्थापित हुई, तो ये क्या? थीटा कोण पर विस्थापित हो गई है। तो क्या बोलेंगे आप लोग? कॉस थीटा। क्या लगेगा दोस्तों? कॉस थीटा लगेगा। यदि विस्थापन नहीं होता है तो कार्य शून्य होगा। अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य हो जाएगा। वर्ग किसके बराबर होता है? 0 के बराबर हो जाएगा। सरल शब्दों में आप लोग कह सकते हैं, यदि आप किसी वस्तु को धक्का देते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? यदि आप किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वह हिलती है। क्या होती है दोस्तों? हिलती है। तो आप क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। अगर वो वस्तु नहीं हिली तो आपका जो वर्ग क्या हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर वस्तु हिलती नहीं है तो मैंने कहा था कि जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा? 0। मतलब वर्ग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को वर्ग पूरी तरीका से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अब आप लोग समझ लेते हैं कार्य का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या बोलते हैं। विज्ञान में कार्य तब होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु उस बल की दिशा में क्या हो दोस्तों? विस्थापित हो। यदि वस्तु हिलती नहीं है तो बल की दिशा में विस्थापित नहीं होती है, तो कार्य क्या होगा दोस्तों? नहीं होगा। तो कार्य क्या होगा दोस्तों? 0 के बराबर हो जाएगा। कार्य की शर्त क्या है दोस्तों? वस्तु पर बल लगाया जाना चाहिए। जैसे कोई बॉक्स है, अगर आप इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो दोस्तों जो वर्ग क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। वस्तु का विस्थापन होना जरूरी है। अगर वस्तु, जैसे आपने फोर्स लगाया है बट वो वस्तु यहां से हिली भी नहीं है, तो भी वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। बल का कोई घटक विस्थापन की दिशा में होना चाहिए। मतलब दोस्तों अगर आप बल लगा रहे हैं तो या तो वो बल की दिशा में जाए, घटक मतलब होता है दोस्तों कंपोनेंट। क्या होता है? कंपोनेंट। या फिर वो किसी थीटा कोण पर मुड़े। मतलब दोस्तों विस्थापन होना जरूरी है, चाहे वो किसी घटक यानी कि किसी कंपोनेंट के रूप में हो या फिर वो बल की दिशा में हो। अगर वो विस्थापित नहीं हुई और अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो फिर भी जो कार्य होगा दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोनों काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साथ में फोर्स भी लगा होना चाहिए और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। वो वस्तु क्या करे? डिस्प्लेसमेंट भी करे, तभी आप लोग बोलेंगे कि वो क्या कर रही है? वर्क कर रही है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। कार्य की इकाई समझ लेते हैं दोस्तों। यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की इकाई क्या है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा जो वर्क की एसआई इकाई है दोस्तों क्या होता है? जूल होती है। वो क्या होती है? जूल। मतलब दोस्तों ये जूल की परिभाषा है कि 1 जूल किसके बराबर होता है? जब 1 न्यूटन बल से किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर तक आप लोग क्या कर दें? विस्थापित कर दें, तो वो क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी। ये क्या है दोस्तों? जूल की डेफिनेशन है। क्या है दोस्तों? परिभाषा। क्या है दोस्तों? परिभाषा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए दोस्तों, सदैव को दोस्तों आप लोग नियत भी बोल सकते हैं। क्या है? नियत। नियत बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जब कार्य करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो बोला गया है, यदि किसी वस्तु पर आप लोग क्या कर रहे हैं, एफ बल लगा रहे हैं। क्या कर रहा है दोस्तों? यदि किसी वस्तु पर आप लोग फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहा है? एफ फोर्स लगा रहे हैं। और वो दोस्तों क्या हुआ, वो क्या हुई दोस्तों, बल की दिशा में एस दूरी तक विस्थापित हुई। तो बल की दिशा में क्या हुई दोस्तों, एस दूरी तक विस्थापित हुई। तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल तथा विस्थापन। ये हो जाएगा दोस्तों इसका फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों, ये केस नंबर फर्स्ट हो जाता है। केस नंबर सेकंड समझ लेते हैं अपन लोग, क्या बोला गया है। जब आप किसी वस्तु पर दोस्तों एफ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो दोस्तों क्या होती है, थीटा कोण पर विस्थापित होती है। कौन से कोण पर दोस्तों, थीटा कोण पर विस्थापित होती है। तो दोस्तों अपन लोग क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे। क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे। दोस्तों इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा, और दोस्तों ऊपर की ओर कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। क्या हुआ है, एफ कॉस थीटा की तरफ विस्थापित हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, इस वाले को क्या करना है, आपको नेगलेक्ट करना है, क्योंकि आप लोग वही लेंगे, वही कंपोनेंट लेंगे जिस कंपोनेंट की तरफ क्या हुआ है दोस्तों, उसका विस्थापन हुआ है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, वर्क का जो फॉर्मूला होता है क्या हुआ, एफ कॉस थीटा इंटू क्या हुआ दोस्तों, विस्थापन, मतलब एस। तो कह सकते हैं आप लोग क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा एफ डॉट एस कॉस थीटा। ये हो जाएगा दोस्तों इस वाले का फॉर्मूला। दोस्तों जो वर्क क्या है दोस्तों, अदिश राशि है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों स्पेसिफिक कंडीशन समझ लेते हैं। चलिए पहला पॉइंट समझ लेते हैं कि जब दोस्तों बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। क्या हो दोस्तों, एक ही दिशा में हो। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो दोस्तों, देखिए चित्र से समझ लेते हैं कि दोस्तों ए एक बॉक्स रखा और ए है दोस्तों, आपने यहाँ पे फोर्स दिया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो दोस्तों क्या हुआ, फोर्स की दिशा में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आप कह सकते हैं जो थीटा बनेगा क्या होगा दोस्तों, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब जब इस फॉर्मूला पे आप लोग रखेंगे एफ एस कॉस थीटा में, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, थीटा को आप लोग 0 रखेंगे तो एफ एस कॉस 0। और आपको पता है जो कॉस 0 का मान क्या हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं जो फॉर्मूला निकल के आएगा एफ डॉट एस। दोस्तों ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला किसका, वर्ग का, जब थीटा कोण में हो दोस्तों। अब अगला समझ लेते हैं, जब दोस्तों क्या हो, जब विस्थापन क्या हो जाए दोस्तों, लंबवत हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, लंबवत। तो पता है आपको जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, 90 का। पता है दोस्तों आपको कि जैसे जे इस आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, लेकिन विस्थापन क्या हो रहा है दोस्तों, लंबवत हो रहा है। क्या हो रहा है, लंबवत हो रहा है विस्थापन। तो आप लोग क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बन रहा है, तो दोस्तों थीटा क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। तो जब आप लोग यहाँ पे रखेंगे एफ एस कॉस 90, तो दोस्तों कॉस 90 का मान कितना हो जाता है, आप लोगों को पता होगा 0 होता है कॉस 90 का मान। तो वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट भी समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पे, यदि दोस्तों बल लगाने पर कोई भी विस्थापन ना हो। दोस्तों आपने इस बॉक्स पे फोर्स तो लगाया, पर ये दोस्तों यहाँ पर ही रखा हुआ है, मतलब विस्थापन नहीं हुआ है। तो आप लोग कह सकते हैं जो एफ है, एस है, कॉस थीटा होता है, यहाँ पे एस क्या रख देंगे आप, 0 रख देंगे। तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे एस एफ इंटू 0 इंटू कॉस थीटा। तो दोस्तों ये वर्ग यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को जो स्पेसिफिक कंडीशन समझ में आ चुकी होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब कार्य की इकाई समझ लेते हैं, यूनिट ऑफ वर्क। जो कार्य की जो ऐसा यूनिट होती है दोस्तों, क्या होता है, जूल होता है। और 1 जूल किसके बराबर होता है, आप लोगों को अभी मैं समझा चुका हूं कि 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन के इंटू 1 मीटर के। जब 1 न्यूटन पर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो, तो किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों, जूल होता है। अन्य इकाइयां समझ लेते हैं। इसकी जो बड़ी इकाई होगी दोस्तों वो क्या होगी, किलो जूल। मतलब दोस्तों 1 किलो जूल किसके बराबर हो जाता है, 1000 जूल के। सीजीएस इकाई समझ लेते हैं। सीजीएस इकाई डाइन सेंटीमीटर होती है दोस्तों, जिसे अर्ग भी कहा जाता है। मतलब दोस्तों 1 अर्ग बराबर कितना होता है, 1 अर्ग बराबर होता है 10 की पावर -7 जूल के। कार्य का विमीय सूत्र दोस्तों, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है W बराबर m1L2T-2। ये दोस्तों ये क्या है, कार्य का विमीय सूत्र हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
अब दोस्तों देख लेते हैं जूल तथा कार के बीच संबंध के रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। दोस्तों 1 जूल बराबर कितना हो जाता है 10⁵ डाइन के इंटू क्या हो जाता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर के। तो 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा 10⁷ अर्ग के। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो 1 जूल होता है वो क्या है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाता है दोस्तों 10⁵ डाइन के। आप लोगों को पता होगा अगले चैप्टर में आप लोग ये पढ़ के आ रहे हैं। और दोस्तों जो 1 मीटर हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है 100 सेंटीमीटर के। आप लोगों को ये भी पता होगा। तो जो 1 जूल होगा दोस्तों वो किसके बराबर हो जाएगा 10⁵ अर्ग के। आशा करते हैं आप लोगों को रिलेशन समझ में आ चुकी होगी जूल और अर्ग के बीच में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब समझ लेते हैं दोस्तों कार्य के प्रकार। द टाइप्स ऑफ वर्क। पहला होता है दोस्तों पॉजिटिव वर्क जिसको सकारात्मक कार्य भी बोलते हैं। जब बल और वस्तु का विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य क्या होगा दोस्तों सकारात्मक मतलब पॉजिटिव होगा। क्या होगा दोस्तों पॉजिटिव होगा। दोस्तों मतलब जब थीटा का मान क्या हो 90 से क्या हो दोस्तों कम हो। जब थीटा का मान क्या हो दोस्तों 90 से क्या हो कम हो तो आप बोल सकते हैं कि जो कार्य होगा दोस्तों क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसके उदाहरण समझ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति एक वस्तु को खींचता है तो वस्तु उसी दिशा में चलती है। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा गिरती हुई वस्तु पर किया गया कार्य भी इसका एक और एग्जाम्पल हो जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब समझ लेते हैं दोस्तों ऋणात्मक कार्य यानी कि नेगेटिव वर्क क्या कहलाता है। जब बल तथा वस्तु का विस्थापन विपरीत दिशा में होता है तो किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों नकारात्मक होगा। मतलब दोस्तों जो थीटा का मान होगा वो क्या होगा दोस्तों 90 से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा जो किया गया कार्य होगा क्या दोस्तों नेगेटिव हो जाएगा। उदाहरण समझ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी गाड़ी को रोकने के लिए उसे पीछे की ओर धक्का देता है और घर्षण द्वारा किया गया कार्य भी दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप समझ लेते हैं दोस्तों तीसरा क्या है शून्य मतलब कि शून्य कार्य यानी कि जीरो वर्क। जब बल लगाने के बावजूद वस्तु में कोई भी विस्थापन ना होता हो तो आप लोग कह सकते हैं कि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होता हो या विस्थापन बल की दिशा के लंबवत मतलब जो थीटा बराबर क्या हो जाए 90 के बराबर हो जाए या फिर कोई भी विस्थापन ना हो मतलब जो क्या हो जाए दोस्तों एस क्या हो जाए 0 हो जाए। तो आप लोग कह सकते हैं जो वर्क होगा दोस्तों क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को स्पेसिफिक कंडीशन में इसके तीनों के मतलब मैं समझा चुका हूँ। उदाहरण क्या है दोस्तों किसी दीवार को धक्का देने पर दीवार विस्थापित नहीं होती आप लोगों को पता होगा। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तब बल और विस्थापन के बीच आप लोगों को पता होगा कौन क्या होगा दोस्तों 90 का बनता है। जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था अगले चैप्टर में इसके पहले वाले चैप्टर में मोशन वाले चैप्टर में मैंने बताया था आप लोगों को कि जब आप लोग सर्कल में घूमते हैं तो आपको पता होगा एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स और आप लोग क्या करते हैं दोस्तों इस डायरेक्शन में झूलते हैं तो पता है इन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बनता है। तो दोस्तों ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अपन लोग समझ लेते हैं ऊर्जा एनर्जी के बारे में। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों उसकी ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है ऊर्जा कहलाती है। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है दोस्तों जूल होता है। क्या होता है जूल। दोस्तों जैसे वर्क का मात्रक जूल होता है वैसे ही ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। इसका जो बड़ा मात्रक होगा दोस्तों वो क्या होगा किलोजूल होगा। बड़ा मात्रक क्या होता है किलोजूल होता है। अब दोस्तों समझ लेते हैं ऊर्जा के प्रकार फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहला हो जाएगा गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी दोस्तों गतिज ऊर्जा होगी। जैसे कि चलती गाड़ी बहता पानी उड़ता हुआ तीर। अगला दोस्तों स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु की स्थिति या फिर संरचना के कारण संग्रहित ऊर्जा को क्या बोलेंगे आप लोग स्थितिज ऊर्जा। उदाहरण के लिए पहाड़ी पर रखे पत्थर में स्थितिज ऊर्जा और खींची हुई गुलेल में भी स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तीसरा पॉइंट दिया गया है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। दोस्तों जो गतिज ऊर्जा होती है और जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो एक प्रकार की दोस्तों क्या है मैकेनिकल एनर्जी है दोस्तों यांत्रिक एनर्जी है। जैसे दोस्तों घड़ी का पेंडुलम आप लोगों को पता होगा जो घड़ी का पेंडुलम होता है वो दोस्तों इस डायरेक्शन में हिलता रहता है आप लोगों को पता होगा। क्या है दोस्तों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं। अगला दोस्तों विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आवेशित कणों की गति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा आप लोगों को पता होगा जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उनकी गति के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है दोस्तों वो क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा। बिजली से चलने वाले उपकरण हो गए दोस्तों एक प्रकार के इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनमें निहित होती है। दोस्तों अगला समझ लेते हैं ऊष्मीय ऊर्जा जिसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। वस्तुओं के अणुओं की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है ऊष्मा ऊर्जा।
उदाहरण के लिए जलता हुआ कोयला या फिर गर्म पानी। अगला है रासायनिक ऊर्जा, जिसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। पदार्थों के अणुओं में जो संग्रहित ऊर्जा होती है, आप लोगों को पता होगा जो पदार्थों में जो अणु होते हैं उनमें जो ऊर्जा संग्रहित होगी दोस्तों वो क्या कहलाएगी, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे दोस्तों बैटरी हो गए, भोजन हो गया और पेट्रोल हो गए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला देख लेते हैं दोस्तों प्रकाश ऊर्जा, जिसको लाइट एनर्जी बोलते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में जो ऊर्जा निहित होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के लिए सूर्य का जो प्रकाश होगा उसमें प्रकाश ऊर्जा होती है, और बल्ब की जो रोशनी जलती है उसमें भी क्या होती है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा होती है। अगला है ध्वनि ऊर्जा, जिसको साउंड एनर्जी बोलते हैं। कंपन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों वो क्या होती है दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा होती है। आप लोगों को पता है कंपन इस प्रकार का होता है, तो कंपन होता है दोस्तों इस प्रकार से होता है, आप लोगों को पता होगा क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से होता है। तो उसमें जो एनर्जी निहित होती है दोस्तों उसमें क्या है, साउंड एनर्जी कहलाती है दोस्तों। उदाहरण के लिए गिटार का जो तार होता है वो बोलने की जो ध्वनि होती है उसमें दोस्तों क्या होती है, साउंड एनर्जी होती है। अगला देख लेते हैं परमाणु ऊर्जा, जिसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। परमाणु के नाभिक के जो विखंडन, मतलब दोस्तों जो नाभिक होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे टूट रहा हो या फिर संलयन या फिर उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, फ्यूजन हो रहा है, उसमें जो एनर्जी उत्पन्न होती है दोस्तों वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। जैसे जो परमाणु बिजली घर होते हैं दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, उनमें कौन सी एनर्जी निहित होती है, परमाणु ऊर्जा। अगला है दोस्तों चुंबकीय ऊर्जा, जिसको मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी दोस्तों वो क्या कहलाएगी, चुंबकीय ऊर्जा। उदाहरण की जैसे चुंबक हो गया और विद्युत मोटर हो चुके हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और आपको इस चैनल को ग्रो करवाना है तो मेरा साथ जरूर दीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।